न्यूज़ HD और मैं हूं आपके साथ उमर बशीर और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। अभी आपको बताएं इस हाथ डार गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इम्प्रेसिव लाइक एक जहाज़ की जो फैसिलिटीज़ है उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और उसका जो कंपैरिजन है कॉस्ट का वो यानी एज़ कम्पेयर टू एयरलाइन वो मेरा ख्याल है हार्डली कोई 20-25% से ज़्यादा नहीं है। तो इसको बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए क्योंकि जो दूसरी कुछ तजावीज़ जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाई हैं मैंने नोट कर ली हैं। उन्होंने को पार्ट्स की इंपोर्ट के हवाले से वेवर की बात की है और मैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। दुनिया में जहाँ भी आप रेलवे को फलता फूलता पाएंगे, आप सब मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड अब्रॉड, तो रेलवे का जो है वो कमर्शियल उसकी जो बिल्डिंग है वो रेलवे के अंदर ट्रैक होता है और इर्द गिर्द तो एक बहुत बड़ा एक कमर्शियल एक वेंचर खड़ा हो जाता है और वो आप रेलवे से ज़्यादा वो फाइनेंसिंग और इनकम प्रोड्यूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब को आई एम श्योर वज़ीर आज़म साहब की पूरी सपोर्ट हासिल होगी और जितनी जल्दी ये उस तरफ लेके जाएंगे रेलवे इंशाल्लाह ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा होगा बल्कि कंट्रीब्यूट करेगा एक्सचेकर को भी एज अ इंस्टीट्यूशन। दूसरी जो ख्वाजा साहब ने फरमाया ML1 का, इसमें भी है कॉम्प्लीमेंट हिम हिज थॉट्स क्योंकि जब ये ओरिजिनली कंसीव किया गया था एज पार्ट ऑफ CPEC which was $46 billion, ML1 was $6 billion. Today it may cost $11 to $12 billion. This is the legacy of the previous government which this government has inherited. They should have actually implemented that, but they could not. तो ख्वाजा साहब की सोच बिल्कुल ठीक है. He wants to make a blend and try to save money और इसके साथ साथ ML1 बन भी जाए तो मैं समझता हूँ काम हो जाए तो nothing better than that. जहाँ तक बात हुई फ्रेट की, बिल्कुल मैं आई थिंक के बेपनाह डिफरेंस है जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है और जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है। सिर्फ ख्वाजा साहब को अपने फ्रेट सर्विस को ज़रा सा एफिशिएंट और टाइमली बनाना पड़ेगा। बिलीव मी, मैं रिसेंटली मुझे एक ट्रांजैक्शन का पता चला, इट वाज 1/10 प्राइस, 10% ऑफ ये जो आपकी दायु वगैरह सर्विस पे आप वो चीज़ें भेजते। तो बात ये जी कि ये जहाँ कमिटमेंट हो, क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, आई एम श्योर रिजल्ट्स अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। Few words about my both colleagues have talked about the state of financial health of Pakistan. यही वो मुल्क था जो 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। यही वो मुल्क था जिसके लिए ये प्रेडिक्ट किया गया था फरवरी 2013 में, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कर जीत के आएगी, दे विल हैव टू डिक्लेयर डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months. ये मुल्क अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड PMLN और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा रोल था एक बहुत बड़े सूबे में जो आधा पाकिस्तान है। तो उस वक्त 3 साल में ये पाकिस्तान की इकोनॉमी एज टोटली टर्न्ड अराउंड। इन्फ्लेशन 2% फूड की, मैं आई वांट टू रिमाइंड यू, जनरल इन्फ्लेशन 4.6%, GDP ग्रोथ 6.1%, आपके हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड और आपकी तरफ तमाम दुनिया के अदारे देख रहे थे और जापानीज जेटरों ने प्रिडिक्ट किया पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं, इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में, आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत है। इस पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी गलतियां की, क्या हुआ, क्या वजह है कि 24वीं मईशत से 20वीं मईशत में दाखिल होने की प्रेडिक्शन के बावजूद पाकिस्तान में जो खेल खेले गए आज हम 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं, ए लेगेसी ऑफ अ टोटल कोलैप्स्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन ही इज ब्रेव, ही हैज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, ही इज वर्किंग हार्ड। सो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है, ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। प्लीज रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें कि पाकिस्तान किधर था,
किधर जा रहा था 24वीं मईशत से G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब का मेंबर बनने, आज हम 47th इकोनॉमी बन चुके हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा, इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम इस क्वागमायर से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था, इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है, और उसमें 5 साल में जो तबाही हुई है, यू कैन सिंपली गेस के हालात आज क्या हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म के तौर पे उनकी गाइडेंस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा अगले जनरल इलेक्शन से पहले हम पाकिस्तान की बेहतरी ला सकें वो करें, और अल्लाह ताला करे कि उसके बाद इनको दोबारा मौका मिले और हम दोबारा पाकिस्तान के इलेक्शन लड़े। आपके पास हिस्ट्री है, हु मेक्स डेवलपमेंट, हु टेक्स इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ग्लोब। तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह दोबारा भी मेहनत हिम्मत करके वापस आ जाएंगी। लेकिन इट्स ए टफ टास्क, इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, आई वॉन्ट टेक मोर टाइम। आई एम वंस अगेन मेरे दिल की गहराइयों से ख्वाजा साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद कि उनके टेन्योर में ये एक सर्विस बहाल जो हुई है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसमें खैर व बरकत डाले। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के इस इवेंट की शान में इजाफा करने के लिए आज मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस ख़ुसूसी मौके पर स्टेज पर बुलाऊं ताकि वो अपने ख़यालात से हमें हमकिनार कर सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल के मेज़बान जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वज़ीर रेलवे, वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार साहब, वज़ीर प्लानिंग जनाब प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल साहब, सैयद मज़हर अली शाह सेक्रेटरी रेलवेज़, चार्ज d'affaires चाइनीज़ एम्बेसी मादाम पांग, और चीनी कंपनी जिन्होंने ये रेलवे मुहैया किए हैं, ये बोगीज़, उस कंपनी के जो ओहदेदारान, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रेलवे की इंतज़ामिया और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, मेहमानान गिरामी, सरकारी अफसरान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए, और एक हवाले से इस मौके को सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो ग्रीन लाइन जिसकी बुनियाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले दौर में रखी गई थी और उस वक़्त इसका इजरा किया गया था, वो बदकिस्मती से बाकी बेशुमार जो मंसूबे थे, जिस तरह वो दम तोड़ गए, ये भी बदकिस्मती से दम तोड़ गई। और आज इसका जो रिवाइवल है, इसका जो आया है, हम उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने नहायत मेहनत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने ग्रीन लाइन को रिवाइव किया है। इसके साथ मैं चाइनीज़ कंपनी को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी वैगन्स यहाँ पर मुहैया की। मैंने अभी इन तमाम
वैगन को देखा और 2 से हम खुद गुज़रे हैं। माशाअल्लाह बड़ी जदीद सहूलतें मौजूद हैं, वाईफाई है और फ्लेक्सिबल सीट्स हैं, बेड्स हैं, और सबसे बढ़ के जिसको मैं समझता हूँ कि खाया साहब ने पूरी कौम को बता दिया है कि वो आउटसोर्सिंग में यकीन रखते हैं, और यही आज के ज़माने का वे फॉरवर्ड है। जो सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स किया गया है, चाहे वो जेनिटोरियल सर्विसेज हैं, चाहे वो इंटरनल सर्विसेज हैं, या खाना मुहैया करना, ये सारी जो सर्विसेज को आउटसोर्स किया गया है, जिससे यकीनन मैं समझता हूँ कि रेलवे की इस जो लाइन को बहुत ना सिर्फ फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि इसकी तशहीर होगी। और इसी को यही मॉडल है आज की दुनिया में कि आज हुकूमतें गवान करती हैं, वो इदारे चलाती नहीं खुद, वो उनको आउटसोर्स करती हैं। और उसकी आप एक वजह देख लें कि जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनका आज क्या हशर बना। आज अब स्टील मिल को देखें और बेशुमार इदारे देखें। ख़ुद खाया साहब ने फरमाया कि रेलवे को जब हमने छोड़ा 2018 में, तो उसकी हालत बड़ी मेहनत से उन्होंने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उसको इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश की। उसका सामने उसका देखने का नज़ारा भी मिला, लेकिन उसके बाद उसका क्या हशर हुआ। तो हुकूमतें आती जाती हैं। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इंपोर्ट्स जो हैं उसमें किन को फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए। एक्सपोर्टर्स, फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो जिनके बग़ैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है और एहसन इकबाल साहब की जो मिसाल बड़ी उन्होंने बहुत ही शानदार मिसाल दी कि यहाँ पर एक आसमानी आफत आई और उसकी वजह कार्बन एमिशन है। दुनिया में पाकिस्तान में उसकी जो एमिशन की जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है, लेकिन हम इस तबाही का शिकार हो गए। यही मिसाल आप सामने रखें, यकीन करें, बिला मुबालगा मैं कहने को तैयार हूँ कि हमें बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम ये कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह दिन रात कोशिश कर रही है और मुझे कोई इस कहने में बाक नहीं है कि इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ को एक मरतबा फिर खाया साद रफ़ीक की जो लीडरशिप मुहैया हुई है, उनकी टीम, और वो वाकई मेरिट में बिलीव करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ रहा है। आज रेलवे को अब इस तरह पर बैठ जाए मैं, आज रेलवे को बाकी इदारों की तरह मुश्किलात का सामना है। इंशाअल्लाह ये मुश्किलात कौमों की ज़िंदगियों में आती हैं, लेकिन कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात को चीरती हुई और ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला करते हुए वो मुश्किलात को अबूर करें और कौम को उसके पाँव पे खड़ा करें। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि यही इस मखलूत हुकूमत का विज़न है और इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम पूरी तरह अमल पैरा होंगे। मैं आखिर में मैं चीनी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, और ML1 उनके हाई एजेंडा पे है और इंशाअल्लाह ML1 के ऊपर
चीनी हुकूमत पूरी तरह यकसू है कि वो इंशाल्लाह इस मंसूबे को वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। काश ये ML1 पिछले 4 साल की जो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का शिकार ना होता, इसी तरह जो दूसरे इदारे थे वो बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का शिकार ना होते, और यहीं तक बात रहती तो शायद मामला इतना ख़राब ना होता। लेकिन बेबुनियाद करप्शन के जो इल्ज़ामात लगाए गए चीनी कंपनियों पर, उससे मैं समझता हूँ कि न सिर्फ चीनी हुकूमत बल्कि चीनी अवाम को के दिलों को बहुत ज़ोफ़ पहुँचा, बहुत तकलीफ़ हुई। और मैं अभी चीन से होकर आया नवंबर में, बहुत पुरतपाक उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, प्रीमियर ली ने, चीनी हुकूमत ने। जब मैं वापस आया तो मुझे लोगों ने पूछा कि कैसा दौरा रहा। मैंने कहा कि बहुत गर्मजोशी से वहाँ पर इस्तकबाल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन के ज़ोमा, चीनी अवाम पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत करते हैं, लेकिन अभी बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो हमारे ताल्लुकात को जो ज़ोफ़ पहुँचा है, जो उसको तकलीफ़ पहुँची है, ठेस पहुँची है, ये कोई आसान काम नहीं है। जहाँ पर दिलों के रिश्ते होते हैं वो जुड़ते भी बड़ी मुश्किल से हैं, और जब खुदा ना खास्ता कोई एक बाल बराबर भी कोई उसमें दरार आ जाए तो उसको जोड़ना भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ चीनी हुकूमत का और चीनी अवाम का कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, और इन मुश्किल अदवार में भी वो पाकिस्तान की पूरी तरह उन्होंने हाथ थामा हुआ है। लेकिन ये हमें इस सफ़र को अब बदलना होगा। हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए हमें कुर्बानी, एसार के जज्बों से काम लेना होगा। मेहनत, अमानत और दयानत को अपना शार बनाना होगा। इसके बगैर हम कब तक हम दूसरों के सहारों पर चलेंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये मेरी बात नोट कर लें, ये आजिज़ ये बात बार बार कहता रहा और आज फिर मैं कह रहा हूँ, ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं, मगर उसके लिए शर्त अव्वल ये है कि हमें इसार और कुर्बानी से काम लेना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। फिर इंशाअल्लाह ये मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कायद आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई थी। ट्रेन सर्विस कराची से लाहौर सर्विस मुहैया करेगी, जबकि ट्रेन में जदीद सहूलतें भी मुहैया की गई हैं और ग्रीन लाइन में जहाज़ के तर्ज की सर्विस भी दी जा रही है। रेलवे का महकमा जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। 5 साल पहले पाकिस्तान की मईशत क्या थी और अब कहाँ है। उन्होंने मज़ीद कहा, IMF से इसी माह मुआहदा हो जाएगा। हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, और उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई थी और गुज़श्ता 4 साल में पाक चीन ताल्लुकात को ठीक थे। और अभी आपको बताएं, ट्रेन में जदीद सहूलतें मुहैया की गई हैं। ट्रेन सर्विस कराची से लाहौर सर्विस मुहैया की जाएगी और IMF से इसी माह मुआहदा भी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहना था। वेलकम बैक। बात करेंगे डॉलर की, जो कि इस वक्त है आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 6 रुपये 67 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये पर ट्रेड किया जा रहा है। 2 दिनों की अगर बात की जाए तो 2 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपये 11 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से 2 रोज़ में अगर मुल्की कर्जों की बात की जाए तो उसमें भी होशरुबा इजाफा हुआ है। 3,950 अरब का इजाफा हो। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी तारिक। जी, रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात सलमान नकवी साहब। सलमान साहब, ये बताएं कि आपके नज़र में इस वक्त जो डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बुनियादी वजह यकीनन एक ही है और वो IMF ने जिस तरह से हुकूमत को एडवाइस करी है फ्री फ्लोट ख़त्म करने की, और वो कल से ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई महीनों से डॉलर को मसनूई तरीके से रोका हुआ था, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट था और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो बैंकों का जो रेट था उसमें ख़ासा बड़ा फ़र्क आ गया था, और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की उसकी वजह से कमी हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही थी। अलबत्ता इंपोर्टर्स को थोड़ा फ़ायदा इसमें पहुंच रहा था, यानी एक तरीके से इंपोर्ट को सब्सिडाइज़ कर दिया था। तो IMF की एडवाइस थी कि इसको ख़त्म करा जाए, और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल से ख़त्म कर दिया। इसलिए अब तक डॉलर अच्छा खासा अप्रिशिएट कर चुका है और मज़ीद भी अप्रिशिएट कर सकता है। लिहाजा हर इंडस्ट्री की कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट में इजाफा होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ज़बरदस्त बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ जाएगा, जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन 25% से भी ज़्यादा है। तो मज़ीद इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो ये मज़ीद बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा जो अभी काफ़ी कम है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उसको असरात जो है वो ग्रोथ पर नेगेटिव होते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आवाम आइंदा आने वाले दिनों में शदीद महंगाई और इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। सलमान नकवी साहब से हम बात कर रहे थे जो कि माहिर माशियात है। इनका कहना यह था कि एक तरफ जहां पर इस वक्त IMF की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ जो आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई का एक तूफ़ान होगा जो कि आवाम को फेस करना पड़ेगा। अभी आपको बताएं, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़श्ता 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकज़ी बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 68 करोड़ डॉलर रह गए। डॉलर 20 दिनों के इंपोर्ट बिल के लिए भी नाकाफ़ी। पाकिस्तान को जून 2023 तक 12 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। 3 अरब डॉलर जनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत मिलने का इम्कान। आलमी बैंक ADB समेत कमर्शियल कर्जों की वापसी के लिए 9 अरब डॉलर का इंतजाम करना होगा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़श्ता 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर। 5 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के पास, मरकजी बैंक के पास सिर्फ 3 अरब 68 करोड़ डॉलर बाकी। जून तक 12 अरब डॉलर की अदायगियों का इम्तिहान भी दरपेश। कमर्शियल बैंकों सऊदी अरब और UAE की सेफ डिपॉजिट निकाल दें तो हुकूमत के पास न सिर्फ इंपोर्ट बिल के पैसे नहीं हैं, बल्कि अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 14 अरब डॉलर से ज़ायद का शॉर्टफॉल भी है। ज़र मुबादला के मौजूदा ज़खायर भी आए रोज तेजी से गिर रहे हैं। चाइनीज कमर्शियल बैंकों को आइंदा माह 30 करोड़ डॉलर अदा करने हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक रह जाएंगे। जून 2023 तक 12 अरब डॉलर की अदायगियां भी बाकी हैं। 3 अरब डॉलर जनेवा कॉन्फ्रेंस के तहत मिलने का इम्कान है, लेकिन आलमी बैंक ADB समेत कमर्शियल कर्जों की वापसी के लिए 9 अरब डॉलर का इंतजाम करना होगा। डॉलर की शदीद कमी के बायस नौबत ये आ चुकी है कि अद्वियात के खाम माल समेत बड़ी सनतों की LCs नहीं खुल रही। दस्तावेज के मुताबिक एक माह की औसत मुल्की दरामदात 5.5 अरब डॉलर तक हैं। दूसरी जानिब तरसीलात ज़र में जुलाई से दिसंबर तक गुज़श्ता साल की निस्बत 11% कमी हुई, जो 14 अरब 5 करोड़ डॉलर रही, जबकि करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। डॉलर का इनफ्लो होगा तो आप उसकी रेट को कंट्रोल कर सकेंगे। डॉलर कोई लोकल करेंसी तो है नहीं कि आप उसको प्रिंट कर सकें, ना आप उसकी कीमत को मसनूई तौर पे सहारा दे सकते हैं अगर वो आपके पास ज़खायर में मौजूद नहीं तो लिहाजा पाकिस्तान के चूँकि ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़ी तेज़ी के साथ कमी आ रही है, इसी वजह से जो रुपये की कदर है उसमें कमी होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, जिसके बाद दीगर मालियाती इदारों से भी डॉलर इनफ्लो बढ़ने का इम्कान होगा। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट टू गो टू द IMF, रिवाइव द IMF प्रोग्राम। ठीक है, चाहे वो, और उनको भी पता है कि जितना उससे पाकिस्तान को तबाही और करवा सकते हो करवा दो, तो वो इतने सख्त किस्म के शराइत रख रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। IMF को राजी करने के लिए हुकूमत मिनी बजट भी ला रही है, जिसमें 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लगेंगे। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर को बचाने के लिए IMF की सख्त मगर हकीकत पसंदाना शराइत मानना होंगी, लेकिन इन शराइत को मानने में सबसे बड़ी रुकावट मुल्क में जारी सियासी लड़ाई है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।
इलेक्शन कमीशन हुकाम के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, पुलिस की फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त वापस कर दी है। ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं, मुतालिका फॉरम पर जाएं। जज वकास अहमद राजा ने कहा, वकला दरखास्त लेकर एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी की अदालत में पहुंच गए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इसी पर बात करेंगे हसीब मलिक से। हसीब मलिक, बताएगा। जी बिल्कुल, सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का ये केस था जो कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था थाना कोसार के अंदर, और आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थे उनकी अदालत में उन्हें पेश किया गया। अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन की इस्तदा थी कि मज़ीद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर जो है वो हवाले किया जाए ताकि उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा सके और जो रिकवरियाँ हैं वो भी की जा सके, और क्योंकि उनकी जानिब से मौक़िफ़ था कि उनके घर में भी जाना है और मोबाइल और लैपटॉप जो है वो रिकवर करने हैं। अदालत में जो है जो बाबर रहमान थे जो कि फवाद चौधरी के वकील थे, उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया और अदालत ने महफूज शुदा फ़ैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया और इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद जो है फवाद चौधरी की कानूनी टीम की जानिब से जो है ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे जुडिशल मजिस्ट्रेट जो थे उनकी जानिब से वापस कर दिया गया था कि ये मेरा दायरा इख्तियार नहीं बनता। जिसके बाद जो है पीटीआई की जो वकला थे वो सेशन जज ताहिर महमूद की अदालत में गए, जहाँ पे अदालत ने दरख्वास्त को जो है वो इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। हसीब मलिक, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।